आपके एग्ज़ाम में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, इन चारों में से एक आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है, इसलिए आपको चारों वाद पढ़ने होंगे। आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं? आदर्शवाद एक प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। प्लेटो के साथ साथ कई दार्शनिकों ने इस दार्शनिक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। आदर्शवाद वह विचारधारा है जो यह मानता है कि अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है। आदर्शवाद का अर्थ और आदर्शवाद की परिभाषा। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस। आदर्शवादियों का मानना है कि पूरा जगत भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। भारतीय दार्शनिक D.M. दत्ता ने आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन में सबके महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1, व्यक्ति का उच्चतम विकास या आत्मानुभूति। आदर्शवाद में मानव व्यक्तित्व को ईश्वरीय कृति माना गया है, इसलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति का उच्चतम विकास तथा स्वानुभूति है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास स्वानुभूति है। आदर्शवादियों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उसकी अनुभूति करे। नंबर 2, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आदर्शवाद आध्यात्मिक पूर्णता अथवा आत्मानुभूति को ही व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करना है और इसके अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 3, अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श हैं, एक जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, अतः शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मानव को इन मूल्यों की प्राप्ति में सहयोग हो। इस आदर्श के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मनुष्य सत्य को जानता है और असत्य से दूर रहता है। नंबर 4, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। सांस्कृतिक संपदा की संरक्षा और विकास में सहयोग देकर ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति स्थानांतरित कर सकता है। 5, बालक का बौद्धिक विकास। प्लेटो का मानना है कि
मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक उसके सभी आदर्शों तथा आध्यात्मिक चेतनाओं का आधार होता है। एडमस के शब्दों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं विवेक को विकसित करना है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य में बुद्धि एवं विलक्षण शक्ति है, जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है और स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रहता। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय। आदर्शवाद शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों रूपों में मानता है। प्राचीन दार्शनिक प्रायः शिक्षा और ज्ञान में भेद नहीं मानते। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुणों की प्राप्ति होती है। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवादी शाश्वत मूल्यों को अर्जित करना शिक्षा का परम लक्ष्य मानते हैं। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, मनोविज्ञान और दर्शन आदि विषयों के द्वारा बौद्धिक शक्तियों का विकास करके सत्य का दर्शन कर सकता है। आदर्शवाद के अनुसार मानव मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और साहित्य द्वारा मन की गहराई में पहुंचकर सौंदर्य का दर्शन कर सकता है। आदर्शवादी पुस्तकीय ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। आदर्शवाद और शिक्षण विधि। आदर्शवाद मानता है कि शिक्षण विधि साधन है, साध्य नहीं। आदर्शवाद व्याख्या विधि को भी उचित समझते हैं। आदर्शवादी शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाया है। वे किसी एक शिक्षण पद्धति के भक्त नहीं रहे। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को, प्लेटो ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन एवं निगमन विधि, हीगल ने तर्क विधि और हर्बर्ट स्पेंसर ने निर्देशन विधि को अपनाया है। प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद पूर्णतया भौतिकवादी दर्शन है। यह प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। काम्टे, बेकन, हॉब्स, डार्विन और लैमार्क प्रकृतिवाद के आरंभिक विचारक माने जाते हैं। इसके पश्चात रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर और हक्सले आदि विचारकों ने प्रकृतिवाद के विकास में योगदान दिया है। प्रकृतिवाद को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे प्रकृति क्या है, जिससे आप प्रकृतिवाद को आसानी से समझ सकते हैं। प्रकृतिवादी विचारक प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। सामान्य रूप में प्रकृति का अर्थ उसकी रचना से लिया जाता है, जो स्वाभाविक रूप में विकसित होती है, साथ ही जिसके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका एवं हाथ नहीं होता। उदाहरण के लिए पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, बादल, वर्षा, वनस्पति
और जीव जंतु इनके निर्माण में मनुष्य का हाथ नहीं होता, इसलिए ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद विचारक एवं व्यवहार में परिवर्तन की वह प्रवृत्ति है जो सामाजिक कृत्रिमता के स्थान पर वैयक्तिक स्वाभाविकता को महत्व देती है। प्रकृतिवाद प्रकृति के अलावा किसी अन्य तथ्य को यथार्थ नहीं मानता। प्रकृतिवाद के ऊपर कोई शक्ति या ईश्वर नहीं है, अर्थात प्रकृति ही सब कुछ है। जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद यह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और परिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। प्रकृतिवादी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। रूसो आदि प्रकृतिवादी शिक्षकों ने पुस्तकीय ज्ञान को बालक के लिए अनावश्यक समझकर उसका कड़ा विरोध किया है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान बालक के लिए स्थायी एवं उपयोगी होता है। रूसो को पाठ्य पुस्तक के पठन पाठन से अत्यंत घृणा थी। उन्होंने कहा है कि पुस्तकें हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करती हैं जिसके विषय में हम अनुभव शून्य हो जाते हैं। नंबर 2, स्वशिक्षा पर बल। प्रकृतिवादी अनुभव द्वारा शिक्षा और करके सीखना व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर बल देते हैं। रूसो के अनुसार बालक जो पाठ खेल के मैदान में सीखता है वह कक्षा के पाठ से चौगुना उपयोगी होता है। नंबर 3, प्रकृतिवाद की ओर लौटने का सिद्धांत। प्रकृतिवादी विचारकों में आधुनिक सभ्य समाज के दोषों, सामाजिक बंधनों, कृत्रिमताओं और बालक को मुक्त करने के लिए प्रकृति की ओर लौटने, बैक टू नेचर का नारा दिया है। रूसो ने कहा है कि ईश्वर या प्रकृति के यहाँ से प्रत्येक वस्तुएं अच्छे रूप में आती हैं, किंतु मानव के हाथ पड़ते ही वे दूषित हो जाते हैं। नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादियों ने बालक को बालक न मानकर प्रौढ़ मानकर शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल माना है। शिक्षा जगत में शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह बालक को बालक समझकर शिक्षा देगा। शिक्षक को बालक के स्वभाव, प्रकृति एवं बाल मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षा के लिए बालक को न मानकर बालक के लिए शिक्षा का नारा लगाया है। प्रकृतिवादी रूसो ने ठीक ही कहा है कि बालक एक खुली पुस्तक है जिसे शिक्षक को शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहिए। नंबर 5, शारीरिक विकास का महत्व। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। अरस्तु की भली भांति रूसो ने कहा है कि दुर्बल शरीर में दुर्बल मन निवास करता है।
रूसो के अनुसार समस्त दोषों और दुष्कर्मों का एकमात्र कारण बालक की शारीरिक दुर्बलता है। उसे स्वस्थ बनाओ, वह सदैव अच्छी प्रकृति का होगा। नंबर 6, बालक की स्वतंत्रता पर बल। प्रकृतिवादी उन बातों की निंदा करते हैं जो बालक को उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करने देते। वह शारीरिक दंड, भय तथा चिंता उत्पन्न करने वाली बातों से घृणा करते हैं, क्योंकि वे सभी बातें बालक के स्वाभाविक विकास में बाधा डालती हैं। अतः प्रकृतिवाद ने इन सब बातों का विरोध किया है। प्रकृतिवादियों का दृढ़ विश्वास है कि बालक अच्छा प्राणी है, खराब नहीं। वह जन्म से अच्छा होता है और भय तथा घृणा की बात सब बातों से दूर कर दिया जाए तो वह अच्छा ही रहता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित होने चाहिए। नंबर 1, मूल प्रवृत्तियों के शोधन एवं मार्गांतीकरण का उद्देश्य। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी कुछ सहज मूल प्रवृत्तियों को लेकर अवतरित होता है। यह सहज प्रवृत्तियाँ जब बाह्य वातावरण के साथ संपर्क में आती हैं तो उससे सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण होता है। यंत्रवादी प्रकृतिवादी बालक में उचित और उपयोगी संबंध क्रियाएं उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों को सही मार्ग पर लगाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। नंबर 2, जीवन संघर्ष के लिए उपयोगिता एवं क्षमता का विकास करना। जीव विज्ञानवादियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी में जीने की प्रबल इच्छा होती है। वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वातावरण से सदैव संघर्ष करता है। अतः उसके अनुसार हमारी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य को पर्यावरण से समायोजन के अनुकूल बनाना। फ्रांसीसी दार्शनिक लैमार्क डार्विन के विचारक के समर्थक थे। लैमार्क का मानना है कि प्रत्येक प्राणी में स्वयं को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। अतः लैमार्क के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में वह क्षमता विकसित करना है जिससे वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना सके। जातीय गुणों का विकास। जॉर्ज शाह जातीय अनुभव और गुणों के संरक्षण और विकास पर जोर देते हैं। वे शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपने जातीय अनुभव और गुणों से परिचित कराकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना चाहते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जातीय गुणों एवं अनुभवों का संरक्षण एवं स्थानांतरण होना चाहिए। संपूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मरक्षा करने, जीविकोपार्जन की क्षमता
विकसित करने एवं अपनी संतान की रक्षा करने तथा सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने और अवकाश काल के समय में समय का सदुपयोग करने में दक्ष करना चाहिए। वे इसे पूर्ण जीवन की तैयारी कहते हैं। नंबर 6, जीवन के वर्तमान सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। प्रकृतिवादी व्यक्ति के वर्तमान सुख की सुरक्षा का महत्व देते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के वर्तमान सुख की सुरक्षा करना चाहिए। किसी भी दशा में वर्तमान सुख की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस विषय में रूसो ने स्पष्ट कहा है, पिताओं, इन सरल बालकों की इन प्रसन्नताओं को क्यों छीनते हो जो क्षण भर में मिट जाएगी। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आशय। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार वास्तविक विषयों और वस्तुओं शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल विकसित करने और जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण ही शिक्षा है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः प्रवृत्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह भौतिक संसार ही सत्य है। नंबर 2, ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। नंबर 3, मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। नंबर 4, प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। नंबर 5, ज्ञान और सत्य का आधार केंद्रियों का अनुभव है। नंबर 6, इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। नंबर 7, प्रकृतिवाद में धर्म व ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। नंबर 8, मस्तिष्क की क्रियाफल ही अनुभव है। नंबर 9, प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है। समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है। नंबर 10, मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। नंबर 11, प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय है। नंबर 12, वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा ही की जा सकती है। नंबर 13, संसार का कर्ता या कारण दोनों स्वयं प्रकृति है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। नंबर 15, प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतया भौतिकवादी है। नंबर 16, प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह सभ्यता एवं संस्कृति के चक्कर में पड़कर प्रकृति से दूर हो गया। नंबर 17, इसके अनुसार राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है। प्रयोजनवाद का अर्थ। प्रयोजनवाद के विकास में जॉन डेवी की भूमिका सर्वाधिक सराहनीय है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद तथा फलकवाद, पुनर्रचनावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार या क्रिया। जीवन के व्यवहारिक पक्षों पर
बल देने के कारण इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद इस भौतिक संसार और उसकी सभी वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का फल या परिणाम मानता है। इसी कारण कुछ लोग इसे फलकवाद की भी संज्ञा देते हैं। यह निश्चित मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास नहीं करता। भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन में इस विचारधारा की झलक मिलती है। प्रयोजनवाद की परिभाषा। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है और अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। रास महोदय के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा। व्यवहारवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य की क्रिया में भाग लेकर मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत। नंबर 1, सत्य सदैव परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य देश काल और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। जो वस्तु या मूल्य एक स्थान पर सत्य हैं, आवश्यक नहीं है कि वह वस्तु या मूल्य दूसरे स्थान पर भी सत्य हो। प्रयोजनवाद का सिद्धांत नंबर 2, सत्य मानव निर्मित होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले से ही विद्यमान हो। मनुष्य समस्याओं के साथ समाधान हेतु चिंतन एवं विचार करता है और संतोषजनक परिणामों के आधार पर सत्य का निर्धारण करता है। इसी प्रकार सत्य मानव निर्मित होता है। नंबर 3, उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन। प्रयोजनवादियों के अनुसार केवल वही विचार या वस्तु उपयुक्त है जिसका हमारे मानव जीवन में उपयोग है। इसके विपरीत जो वस्तुएं उपयोगी नहीं हैं वे हमारे लिए व्यर्थ हैं। नंबर 4, सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की उपेक्षा का सिद्धांत। प्रयोजनवादी समाज में व्याप्त नाना प्रकार की रूढ़ियों, बंधनों और परंपराओं की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। इसमें विचार की अपेक्षा क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक प्रथाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। प्रयोजनवाद के अनुसार विचार सदैव क्रिया से उत्पन्न होता है। प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, बालक अपने मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण स्वयं करता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को अपने मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार प्रयोजनवादी शिक्षा का यदि कोई उद्देश्य हो सकता है तो वह है बालक को अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करने के योग्य बनाना। उद्देश्य नंबर 2, गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास। प्रयोजनवादी शिक्षा द्वारा
बालक के मस्तिष्क में बदलती हुई परिस्थितियों को समझने और उनके स्वरूप अपने को ढालने तथा आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने पर्यावरण को बदलने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। उद्देश्य नंबर 3, लोकतंत्रीय जीवन के शिक्षा का उद्देश्य। प्रयोजनवादी बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए लोकतंत्रीय जीवन शैली और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का प्रशिक्षण प्रारंभ से ही शिक्षा द्वारा देना चाहते हैं। उद्देश्य नंबर 4, सामाजिक कुशलताओं का उद्देश्य। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास करना होना चाहिए। सामाजिक कुशलता में उन्होंने सामाजिक व्यवहार, प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग से जीवन व्यतीत करना और जीवन यापन की योग्यता के विकास को स्थान दिया है। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम के सिद्धांत निम्न हैं। नंबर 1, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में उपयोगी हो। बालक को वही कौशल सिखाया जाए जो उनके भावी जीवन में काम आ सके। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, शारीरिक प्रशिक्षण तथा विज्ञान, कृषि विज्ञान और गृह विज्ञान आदि विषयों को स्थान देना चाहिए। नंबर 3, बालक की रुचि का सिद्धांत। जॉन डेवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए। जॉन डेवी ने बालक की 4 स्वाभाविक रुचियां बताई है। नंबर 1, बातचीत की रुचि। नंबर 2, अन्वेषण एवं प्रशिक्षण की रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि और रचनात्मक रुचि। इस प्रकार स्वाभाविक रुचियां प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर बच्चों का विकास होता है। नंबर 4, बालक के अनुभव का सिद्धांत। डेवी सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। अनुभव प्रयोजनवादी दर्शन का मूल सिद्धांत है। अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है जो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरे। नंबर 5, क्रिया का सिद्धांत। जॉन डेवी क्रिया को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। उनके विचार से पाठ्यक्रम में पाठ्य विषयों के अलावा क्रियाओं एवं क्रियाकलापों को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे बालकों का सामाजिक विकास हो सके। प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि। प्रयोजनवादी शिक्षण विधि निम्न हैं। नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। प्रयोजनवादी विचारक शिक्षण पद्धति निश्चित करते समय बालक को आधार मानते हैं। बालक की रुचि, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति निर्धारित की जाती है। करके सीखना, प्रत्यक्ष विधि द्वारा सीखना और निरीक्षण आदि विधियाँ बालकों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई हैं। नंबर 2, अनुभव द्वारा सीखना।
प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का यह अभिप्राय नहीं है कि बालक को वे सब बातें पढ़ा दी जाए जो उनको जाननी चाहिए, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि उसे प्रयोग और रचनात्मक कार्य द्वारा विभिन्न बातों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रयोजनवाद और अनुशासन। प्रयोजनवादी कठोर अनुशासन व्यवस्था के घोर विरोधी हैं। प्रयोजनवादियों ने सामाजिक अनुशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका विचार है कि विद्यालय की स्वतंत्रता, हर्षपूर्ण वातावरण, स्वउद्देश्य एवं स्वाभाविक तथा सामूहिक क्रियाओं द्वारा सामाजिक अनुशासन भली भांति स्थापित किया जा सकता है। अनुशासन स्थापना के लिए शिक्षक को सदा उपदेश नहीं देते रहना चाहिए। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि बालक को रुचिपूर्ण कार्यों में सदैव संलग्न रखा जाए, क्योंकि छात्र खेल में अधिक रुचि लेते हैं। इसलिए प्रयोजनवादी कहता है कि छात्र की समस्त विद्यालयी क्रियाओं को खेलमय ही क्यों न बना दिया जाए, जिससे उन्हें अनुशासनहीनता का अवसर ही ना मिले। प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। शिक्षा जगत में प्रयोजनवाद ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। संक्षेप में प्रयोजनवाद के मुख्य गुण एवं दोष निम्नांकित हैं। प्रयोजनवाद के गुण। नंबर 1, प्रयोजनवाद बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। नंबर 2, प्रयोजनवाद एक सामाजिक एवं जनतांत्रिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता एवं समानता के गुणों का विकास करती है। नंबर 3, प्रयोजनवाद ने नई अवधारणाओं को जन्म दिया है, जैसे नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा तथा क्रिया प्रधान शिक्षा, संगठित इकाई आदि। अब हम जानेंगे प्रयोजनवाद के दोष। नंबर 1, प्रयोजनवाद एक भौतिकवादी विचारधारा है जो सर्वथा आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। नंबर 2, प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। इसमें उपयोगिता के आधार पर ही सत्य का निर्धारण किया जाता है। नंबर 3, प्रयोजनवाद सत्य को भी परीक्षा की कसौटी पर कसता है, जबकि सत्य सार्वभौमिक सत्य होता है। उसमें परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यथार्थवाद विद्यालय को मनुष्य बनाने का स्थान मानता है। जन्म से मानव शिशु कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, परंतु उसका विकास शिक्षा द्वारा ही होता है। शिक्षा के अभाव में अंतर्निहित शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं। इसके अनुसार शिक्षा का अर्थ निर्माण है और विद्यालय मनुष्य को ढालने का सही स्थान है। यानी यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ निर्माण होता है। मानवतावादी यथार्थवाद मनुष्य की सुख सुविधाओं के संसाधनों एवं उपयोग पर विचार करता है और ज्ञान को ज्ञान के लिए न मानकर ज्ञान को मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के साधन के रूप में स्वीकार करता है।
यानी यथार्थवादियों के अनुसार ज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का साधन है। मानवतावादी विचारक यह मानते हैं कि प्राचीन रोम और ग्रीक साहित्य में जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कला का समावेश है। अतः इसके अध्ययन से हमें यह सब सीखना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। जॉन वाइल्ड के अनुसार मानवीय जीवन नई पीढ़ी द्वारा वंश परंपरा से नहीं मिलता, बल्कि शिक्षा द्वारा उसे अर्जित करना पड़ता है। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि उसके बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हो। इसका अर्थ ये है, जॉन वाइल्ड कहते हैं कि शिक्षा वंश परंपरा या जेनेटिक नहीं होती, बल्कि इसे अर्जित करना पड़ता है और समाज के लोगों का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने सभी बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था स्वयं करें। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य। यथार्थवादियों का मुख्य ध्येय जीवन को सुखमय बनाना है। यथार्थवादी विचारक जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास करते हैं, बल्कि वे मनुष्य को इस संसार का एक पदार्थ मानते हैं तथा उनके जीवन को एक प्रक्रिया। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा द्वारा हमें मनुष्य को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में समायोजन करके सुखपूर्वक जी सके। इसकी प्राप्ति के लिए वह शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास, इंद्रियों के प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हैं। यही उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य नंबर 1, शारीरिक विकास एवं इंद्रिय प्रशिक्षण। यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, उसका मन भी शरीर का ही एक अंग है। मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में स्वस्थ हो। इसलिए ये शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शारीरिक विकास करने पर बल देते हैं। उद्देश्य नंबर 2, मानसिक शक्तियों का विकास। यथार्थवादी शक्ति मनोविज्ञान में विश्वास करते हैं, इसलिए ये शिक्षा द्वारा बच्चों के मानसिक शक्तियों, स्मरण, विवेक और निर्णय आदि का विकास करने पर बल देते हैं। इसका स्पष्टीकरण है कि वस्तुओं और क्रियाओं के जिस ज्ञान को हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, उसकी अनुभूति मन या मस्तिष्क से होती है। यदि इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को मन स्वीकार न करे और उसे सुरक्षित न रखे तो वह हमारे लिए निरर्थक ही होता है। इसलिए मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना है। उद्देश्य नंबर 3, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान। बालक का संबंध प्रकृति और मानव समाज दोनों से होता है। अतः यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का
पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान कराना होना चाहिए, ताकि उन्हें समझकर वे उनके साथ अनुकूलन कर सकें। इसके लिए ये बच्चों को प्रकृति का अध्ययन करने तथा समाज की परिस्थितियों और संगठनों का स्पष्ट ज्ञान करने की सलाह देते हैं। उद्देश्य नंबर 5, व्यावसायिक उन्नति। यह विचारधारा मनुष्य के भौतिक जीवन को सुखमय बनाने की बात सोचती है। हम जानते हैं कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन की बड़ी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यथार्थवादी सबसे अधिक बल व्यावसायिक शिक्षा पर देते हैं। इसके अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को कृषि अथवा उद्योग अथवा व्यापार में प्रशिक्षित करना होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास की बात की है। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। यथार्थवाद के अनुसार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। इन ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा हमें जो भी संवेदनाएं प्राप्त होती हैं वही वास्तविक सत्य है। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने लिखा है कि मेरा विचार है कि अंतिम रूप से पदार्थ की रचना अणु नहीं बल्कि संवेदनाएं करती हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक भाव पूर्ण रूप से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं में निहित होते हैं। सिद्धांत नंबर 2, यथार्थवादी दार्शनिक निरीक्षण तथा उपयोग पर बल देते हैं। इस विचारधारा के अनुसार किसी मनुष्य को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसका पूर्ण रूपेण विश्लेषण न हो गया हो। सिद्धांत नंबर 3, प्रत्यक्ष जगत सत्य है। यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं, अतः इस वाद के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। यथार्थवादियों का दावा है कि इस जगत से परे कोई और जगत नहीं है, अतः आदर्शवादियों की भांति वे प्रत्यक्ष जगत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जे.एस. रास ने ठीक ही लिखा है, यथार्थवाद केवल बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार करता है, अतः यह आत्मगत आदर्शों का उल्टा है। सिद्धांत नंबर 4, आदर्शवाद के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। यथार्थवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, अतः इस वाद के समर्थन आदर्शवादी दर्शन द्वारा प्रतिपादित आदर्शों, मूल्यों, नियमों तथा स्वर्ग एवं नरक के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि भौतिक जगत की सत्यता पर बल देते हुए प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा मानव के व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। अर्थात यथार्थवाद स्वर्ग और नरक को नहीं मानता। उसका कहना यह है कि भौतिक जगत ही सत्य है, जो मानव के जीवित रहने तक मानव को सुख प्रदान करे, वही सत्य है। इस प्रकार यथार्थवाद के अनुसार मानवीय जीवन का लक्ष्य सुखी जीवन व्यतीत करना है, जो केवल उस समय ही संभव हो सकता है जब भौतिक जगत का अधिकतम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके उसका पूरा उपयोग किया जाए। सिद्धांत नंबर 5, आदर्शवाद का विरोध।
यथार्थवादी विचारधारा में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। यथार्थवाद इस बात का दावा करता है कि आत्मा, परमात्मा तथा परलोक शब्द केवल कल्पना की ही उपज है। अतः यह विचारधारा आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व संबंधित दर्शन का विरोध करती हैं। वैज्ञानिक की भांति भौतिक विज्ञान के तत्वों को स्वीकार करती हैं। यथार्थवादी शिक्षण विधियाँ। यथार्थवादियों ने शिक्षण विधि के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, क्योंकि विभिन्न यथार्थवादियों ने भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है। उनके द्वारा बालक सहजता से ज्ञानार्जन कर सके। यह शिक्षण विधियाँ कुछ इस प्रकार हैं। यथार्थवाद की शिक्षण विधियाँ। नंबर 1, आगमन विधि। फ्रांसिस बेकन ने आगमन विधि को प्रारंभ किया है। आगमन विधि के जन्मदाता फ्रांसिस बेकन हैं। इस विधि में बालक को पहले वस्तु का अवलोकन कराया जाता है, बाद में शब्द का ज्ञान कराया जाता है। इसमें बालक को स्वयं निरीक्षण, परीक्षण, निर्णय द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। इसने शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग पर बल दिया है। नंबर 2, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। कमेनियस ने बालकों की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया था और शिक्षण विधि के संबंध में अनेक नियम प्रतिपादित किए थे। उनका उपयोग आज भी हो रहा है। फर्नियस का कथन है, हम ज्ञानेंद्रियों, बुद्धि तथा देवीय प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मिल्टन वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान कराने का समर्थक था। इसी कारण उसने युवकों की शिक्षा में भ्रमण या सरस्वती यात्राओं को विशेष महत्व दिया है। मिल्टन का मत था कि इसके द्वारा दृष्टिकोण की संकीर्णता को दूर करके उसको विस्तृत बनाया जा सकता है। नंबर 4, अभ्यास विधि। जॉन लॉक ने शिक्षण विधियों के लिए क्रिया अभ्यास, व्यवहारिक भ्रमण एवं स्थूल सामग्री के उपयोग पर विशेष बल दिया है। नंबर 5, सरल से जटिल की ओर। स्पेंसर ने शिक्षण विधि में सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया है। इस तरह यथार्थवादी शिक्षण विधियां अनेक हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए 5 विधियां काफ़ी हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नंबर 7, निश्चित से अनिश्चित की ओर। अनुभवजन्य ज्ञान से तर्क की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नंबर 10, स्वशिक्षा एवं आत्मविश्वास पर बल। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें।